नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में। इस समस्या को पीसीओडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन साथ में इंटरनेट पर अगर आप देखेंगे तो पीसीओएस के नाम से भी इसके बारे में बात की जाती है। तो हम ये भी जानेंगे कि ये दोनों शब्द एक ही हैं, एक ही बीमारी को रिप्रेजेंट करते हैं या अलग अलग समस्याएँ हैं। तो ये समस्या एग्जैक्टली होती क्यों है, इसके पीछे कौन सी हमारे शरीर की गतिविधियां जिम्मेदार हैं और इस समस्या से किस तरह से निजात पाई जा सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रवीणा अग्रवाल जी से, जो कि शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और लगभग 35 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज की डेट में इंटरनेट का जो दौर है, तो जो पेशेंट्स होते हैं आप तक आने के पहले मैं समझता हूँ कि काफी इंटरनेट पर काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित करके आते हैं। तो सबसे पहले इन दो शब्दों के बारे में बताइए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं? यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि नॉलेज इज़ गुड, और एक ये फ्रेज़ है कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, कि यदि आप किसी समस्या के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते और उसके बाद आपको यदि कोई एडवाइस करता है तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस इन सम वेज, बट हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जब हमारी क्लिनिक में जो लड़कियां आती हैं तो आप ये मान के चलिए कि हर 3 गर्ल्स में से, यंग वुमेन में से एक इस समस्या से ग्रसित होती है। काफ़ी बड़ा प्रतिशत जी, बहुत बड़ा प्रतिशत है और ये बढ़ता जा रहा है। आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो 2 टर्म्स आपने बताई कि पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिजीज एंड सिंड्रोम, दे आर कंसिडर्ड एक ही चीज़। इसका नॉमेनक्लेचर हम किसी को पीसीओडी बोल देंगे, किसी को पीसीओएस बोल देंगे, बट बेसिकली ये सिर्फ एक ही समस्या के 2 नाम हैं और उनके सारी पैथोफिजियोलॉजी, उनके सिम्टम्स, उनके ट्रीटमेंट और उनका प्रिवेंशन सब कुछ एक ही है। जी, तो जैसे आपने एक पैथोफिजियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया, तो इस बीमारी की भी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं थोड़ा इससे शुरू करना चाहूँगी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है। जी। एक जब लड़की जन्म लेती है तो उसके शरीर में सारे ही अंग काम कर रहे होते हैं, राइट फ्रॉम उसकी आँख से लेके नाक से हार्ट, लंग्स, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। सिर्फ ओवरी एंड यूट्रस, ये 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि जब वो मिनार्की होती है या जब प्यूबर्टी की स्टेज में आती है तब वो अपना काम शुरू करते हैं। जब जो ओवरी होती है या अंडाशय जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक लड़की के जन्म के समय ही अंडे की मात्रा कितनी है ये प्री निर्धारित होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है कि 1 मिलियन है कि 2 मिलियन है या 3 मिलियन है, इट इज़ प्री डिटरमिन्ड, वो जेनेटिक होता है। प्यूबर्टी जैसे शुरू होती है तो उसके बहुत समय पहले से ही शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव इसलिए होते हैं कि वो जो अंडाशय में जो एग्स हैं वो बढ़ते हैं हर साइकिल में, 2 से 3 से 4 अंडे या फॉलिकल हम उनको बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में, वो बढ़ते हैं, उसके अंदर एग होता है। उन 3-4 में से सिर्फ एक मैच्योरिटी तक पहुंचता है और वो करीब माहवारी, यदि हम माने कि 28 दिन की साइकिल है तो माहवारी के बीच के डेज में 13 to 14 डेज पे वो एग रप्चर होता है, मतलब एग निकल आता है बॉडी में। उसके बाद यदि उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो एक प्रेगनेंसी बना देता है, बट अधिकतर केसेस में वो बॉडी में से एक्सपेल हो जाता है। और क्योंकि वो एग निकला है इसलिए वो 14वें दिन पे 15वें दिन पे माहवारी आती है। ये पूरा हार्मोनल बैलेंस होता है बॉडी का, जो कि बहुत इंट्रिकेट बैलेंस होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है शरीर में से अंडों की मात्रा कम होती चली जाती है और जब ख़त्म से हो जाते हैं तो फिर वो उसको मेनोपॉज आ जाता है, मतलब कि वो माहवारी उनकी बंद हो जाती है। अब क्योंकि ये एग निकल रहा है तो एग निकलने के कारण एक बॉडी में फीमेल हार्मोन होता है जिसको कि हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं। जी। क्योंकि अंडा निकल रहा है, वो अंडे में से ही अंडाशय में से ही वो ईस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। ये ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन के नाम से भी हम बोलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक लड़की के शरीर में फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होने के लिए और उसके बाद में माहवारी के लिए और उसके बाद में प्रेगनेंसी होने के लिए। तो
इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू कंजेनिटल रीज़न या जो एक माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो जाती है वाली चीज़, कुछ एनवायरमेंटल रीजंस और कुछ हमारी खुद की लाइफस्टाइल, खुद आजकल जो इतने कीटनाशक और सारे चीज़ें यूज़ होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एकदम ऑर्गेनिक है। तो ये सारी चीज़ें, केमिकल्स, ये सारी जो हमारी बॉडी में जाते हैं, और स्पेशली बाहर का आउटसाइड फूड जो कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर दिया उन्होंने और घर का खाना पसंद नहीं करते। अक्सर माताओं को ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे घर में खाना नहीं खाते, बाहर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शरीर में कुछ ऐसे अंदर केमिकल्स चले जाते हैं जिसके कारण कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है फिर कि नॉर्मली जो एक 14-15 डे पे जो एग रिलीज़ होना चाहिए, वो इन कारणों के कारण, वो हार्मोन डिसबैलेंस के कारण वो एग रिलीज़ नहीं हो पाता जी। क्योंकि एग रिलीज़ नहीं हो पाता इसलिए माहवारी डिस्टर्ब हो जाती है, और क्योंकि वो एग रिलीज़ नहीं हो रहा तो वो अंडाशय के अंदर ही छोटे छोटे फॉलिकल के रूप में इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिसके कारण कि ये इसका नाम पड़ा है कि पॉलीसिस्ट। पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट मतलब छोटे छोटे वाटर फिल्ड, पानी की गठान हम बोल सकते हैं एक लेमैन टर्म में। तो वो अंदर ही अंदर ओवरी के अंदर इकट्ठी होती चली जाती है, जिसके कारण कि इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम बोलते हैं। और क्योंकि एग रिलीज़ नहीं हो रहा उसके कारण फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं। देखिए, हर स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी बॉडी में मेल हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं और फीमेल हार्मोन जिसको कि हम ईस्ट्रोजन बोलते हैं, दोनों की बॉडी में दोनों हार्मोन्स रहते हैं, बट दोनों के बॉडी में उसका प्रोपोर्शन अलग होता है। मेल है तो वो उसकी बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा होंगे, ईस्ट्रोजन भी होगा बट उसकी मात्रा कम होगी। सिमिलरली अगर एक गर्ल है तो उसकी बॉडी में भी ये दोनों हार्मोन्स होंगे, बट बिकॉज वो एक गर्ल है, स्त्री है, तो उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होंगे, एंड्रोजन कम होंगे, बट होते दोनों हैं। उनका एक बराबर लेवल बैलेंस बॉडी करके चलती है। बट यहाँ पे पीसीओडी में क्योंकि वो एग रिलीज़ नहीं हो रहा, इसके कारण ईस्ट्रोजन की मात्रा कम है, तो प्रोपोर्शन एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ जाता है। तो इस हार्मोन के बढ़ जाने से जो सारे सिम्टम्स आते हैं पीसीओडी वाले, एक ओबेसिटी यानी वेट गेन, फिर अनवांटेड हेयर जो बॉडी पे आ जाते हैं, फेस पे हैं, चेस्ट पे हैं, एब्डोमेन पे हैं, पूरी बॉडी पे, लिम्स पे अनवांटेड हेयर हैं, वो होने लगते हैं। फिर कुछ उसके कारण मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मेंसेस डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि एग ओवुलेशन नहीं हो रहा, एग नहीं निकल रहा है। को इनफर्टिलिटी, अगर जैसे आफ्टर मैरिज कंसीव होना चाहते हैं तो क्योंकि अंडा नहीं बन रहा है इसलिए वो फिर आगे बच्चा कंसीव करने में उनको तकलीफ़ होती है। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ेस होने लगती हैं, जैसे कि ये वाले पेशेंट जो हैं वो आगे की लाइफ में अपनी जाके डायबिटिक होने के बहुत ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो सारा कुछ ही पीसीओडी से ही, सारा कुछ पीसीओडी से, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब है आपकी बॉडी में, उससे रिलेटेड मल्टीपल समस्याएं हो सकती हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैम ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब अगर इसको प्रॉपरली अगर टैकल ना किया जाए, मेडिकल इंटरवेंशन ना हो और इसको अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं अगर पेशेंट, तो कहाँ तक जा सकती है ये समस्या? देखिए, ऐसे अगर हम देखा जाए कि कहाँ तक जा सकती है, तो ये भी स्टडीज़ हुई हैं कि ये वाले पेशेंट्स लेटर लाइफ में जाके इनको बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है, मतलब उसकी सिवियरिटी वहाँ तक हो सकती है। लेकिन जो सबसे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हम शुरुआत में देखते हैं वो ये है कि एक तो अनवांटेड हेयर होते हैं बॉडी पे, और मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं 2-2, 3-3, इवन कई बार 6-6 महीने तक ओवरलैप पीरियड्स नहीं आ पाते, माहवारी नहीं होती, और एक वेट गेन की समस्या। तो गर्ल्स, यंग गर्ल्स इससे, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान, मैं वही पूछने वाला था कि इसके अलावा मतलब मानसिक रूप से किस तरह की, क्योंकि गर्ल्स अपने पीयर ग्रुप में इन सारी चीज़ों को शेयर करती हैं, उनका एक बॉडी शेमिंग जैसे होने लगता है, बच्चे उनके दूसरे फ्रेंड सर्कल और उसमें जाना थोड़ा सा अवॉइड करने लगती हैं, वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, प्लस हेयर और एक्ने ज़्यादा होने लगते हैं, फेस पे पिंपल्स होने लगते हैं सारे हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण। तो ये सारी चीज़ों से फिर बच्चे इस एज में बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं कि उनको लगता है हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये पेनफुल होती है ये समस्या?
नहीं, एज सच पेनफुल नहीं होती जी। इसमें कोई पेन इन्वॉल्व नहीं है जी। लेकिन मानसिक पेन मानसिक जरूर पेन बहुत बड़ा है मानसिक इसका। पेन जरूर बहुत जी, होता जी। है गर्ल्स को। तो मैम अब इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि इस समस्या को आप लोग अगर देखें तो कैसे डायग्नोज होती है, और उसके आगे हम ये बात करेंगे कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। देखिए, एक डायग्नोसिस की बात तो यदि आप कहें कि किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के सामने हम लोग का ये बोला जाता है डॉक्टर्स के लिए कि आपका पेशेंट को असेस करने का जो समय है वो तब से शुरू हो जाता है। हमारी आधी डायग्नोसिस जब पेशेंट हमारे चैम्बर के अंदर घुसता है तभी हमारी बन जाती है, जस्ट बाय द अपीयरेंस एंड लुक एंड उनकी चाल और उनका बॉडी लैंग्वेज, उससे हम काफ़ी हद तक as soon as the patient enters we can diagnose, but of course उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम एक सोनोग्राफी कराते हैं एंड सोनोग्राफी में जैसा कि अभी डिस्कस हुआ कि अंदर जो अंडाशय है उसके अंदर छोटे छोटे पानी की फॉलिकल्स बन जाते हैं, तो दे गिव अ टिपिकल अपीयरेंस ऑफ अ जैसे कि एक मोती की माला होती है उस तरह का अपीयरेंस हमें ओवरी में दिखता है, उसको बोलते ही पर्ल स्ट्रिंग अपीयरेंस है। दिस इज़ अ टिपिकल अपीयरेंस ऑफ अ पीसीओडी ओवरी कि उसमें एक माला जैसी बहुत सारे छोटे 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 इमेच्योर फॉलिकल जिसमें से ये अंडा नहीं निकल पाया है वो ओवरी में कलेक्टेड रहते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पीसीओडी। अब इसकी बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में, तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? देखिए सर, ऐसा है कि कुछ हार्मोनल जो एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, इन चीज़ों के ट्रीटमेंट नहीं होते है ना। अगर ये पीसीओडी आपको है या हो गया है तो हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, मैनेज हो सकता है, इट कैन बी मैनेज्ड है ना, बाय योर लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने का, आपके तरीके से आप कितना रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उससे हम इन चीज़ों को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। हाँ, उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, बट वी कैन नॉट ट्रीट इट, मतलब वी कैन नॉट कम्प्लीटली क्योर इट, दैट इज। जी, तो हम इसके बाद बात करते हैं कि अगर इस तरह की महिलाओं को ये समस्या हो गई है तो खान पान किस तरह का होना चाहिए और बाकी की लाइफस्टाइल संबंधी क्या बदलाव वो करें जिससे कि ये समस्या मैनेज रहे। सबसे पहले तो बाहर का खाना, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कि हमको नहीं मालूम कि वो जो बना रहा है वो आपको किस तरह के ऑयल दे रहा है, या उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो किस तरह के कलर यूज़ कर रहा है, वो फूड ग्रेड है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि घर का खाना है ना, जो कि आपको पता है कि आपकी माँ बहुत स्वच्छ तरीके से या आप खुद से एक स्वच्छ तरीके से बनाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं और तो वो भी एक बहुत हद तक इसको मैनेज करने में हेल्प करती है। वेट का आपका कंट्रोल रहेगा, यदि वेट कंट्रोल्ड है तो बहुत हद तक ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। तो यही दो चीज़ें हैं, और साथ में अब आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम, तो एक लेट नाइट तक जगना, अब वो काम की अधिकता के कारण भी हो सकता है, पढ़ाई के कारण भी हो सकता है, या जस्ट अब हम अपने मनोरंजन के लिए मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वो टाइम कहाँ पता चल जाता है, रात के 2 बज जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम शुड बी अवॉइडेड। एक प्रॉपर नींद जो 7 से 8 घंटे की लगातार होती है वो लेने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठें, और जैसे बोलते थे ना, चिड़ियों के साथ सो और चिड़ियों के साथ ही उठो, तो वो आज के ज़माने में तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक उस पे यदि ध्यान दें तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, आज पीसीओडी पर मैडम ने बहुत डीप चर्चा की हमसे, काफ़ी गहराई में जाकर के इसकी एक एक बारीकियों को हमें बताया। आशा करता हूँ ये जो मैडम ने उपाय भी इसके समस्या के बताए हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको मैनेज किया जा सकता है, पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो उपाय मैडम ने बताए हैं उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है, और इस तरह की समस्या को अगर आप पहले से प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो काफ़ी हद तक बच भी सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आपको इस विषय पर और भी अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैडम से जब हम अगली मुलाकात करेंगे कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर ले सकें। आज के एपिसोड में हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।